नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर बहुत से लोगों को ये ख्याल था कि कराची की इंक्वायरी रिपोर्ट में जिस लार्ज हार्टेडनेस का मुजाहरा किया गया, जहां आईजीपी सिंध जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए जीएचक्यू की तरफ से एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसे सेट इनटू मोशन किया गया, जिसका रिज़ल्ट आया और फिर ये कहा गया कि रेंजर्स की तरफ से और एजेंसी के अफसरान की तरफ से गलती हुई है। उनका जो कार्रवाई करने का तरीका था गालिबन आईजीपी साहब को सुबह 5:30 बजे अपने दफ्तर में मीटिंग के लिए बुलाने का, ये बहुत दानिशमंदाना नहीं था। वो इससे बेहतर एक्ट कर सकते हैं। उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है और जीएचक्यू रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जहाँ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है उनके खिलाफ जो है वो प्रोसीड कर सकती है, वो शुरू हो सकती है। सो बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये एक ऐसा पॉजिटिव स्टेप था जिसमें मुल्क के एक ही इदारे ने अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। जो इंक्वायरी प्रॉमिस की थी उस इंक्वायरी को मुकम्मल भी किया। इस तरह से बिलावल भुट्टो का हुकूमत सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको भी एड्रेस किया गया और शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है उसको पॉजिटिवली देख भी रही है। लेकिन अगर किसी को ख्याल था कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कोई इसको बहुत सराहेंगे और समझेंगे कि बड़ा पॉजिटिव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। अब से चंद घंटे पहले नवाज़ शरीफ साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट किया है। मेरे हाथ में भी वो ट्वीट है और उनका उस ट्वीट में ये कह रहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन कराची इंसिडेंट इज अ कवर अप, स्केपगोटिंग द जूनियर्स एंड शील्डिंग द रियल कल्प्रिट्स, रिपोर्ट रिजेक्टेड। बहुत दिलचस्प है। एक तो इशारा उनका सीनियर्स किस तरफ है, यानी वो समझ रहे हैं कि यहाँ मामला नहीं था, बहुत ऊपर से ये ऑर्डर्स हुए थे जो कुछ भी हुआ कराची में, और वो ब्लेम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और साथ ही उनका एक उन्होंने बदला भी लिया है कि जिस तरह से रिजेक्टेड वर्ड उस वक्त 2017 में या 16 में इस्तेमाल हुआ था जब ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने उसका भी एक हिसाब बराबर करने की कोशिश की। ये भी सवाल होता है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की इखलाकी हैसियत अपनी क्या है, बिकॉज वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, पाकिस्तान की अदालतों से धोड़े हुए हैं, एब्सकॉन्डर हैं, लेकिन वो एक्ट इस तरह से कर रहे हैं जैसे वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है। ये बहुत से इशूज़ हैं, इससे रती और भी बहुत से इशूज़ हैं। इससे हम इसके हवाले से बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं फ़हद हुसैन साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दी डॉन अखबार पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेज़ी का अखबार, उसके रेजिडेंट एडिटर हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू फ़हद हुसैन इन माई स्टूडियोज़। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन जनाब सईद काजी साहब मेरे साथ हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, एकेडमिक हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं ट्रिब्यून अखबार के, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू अ वीडियो लिंक। वेरी वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। फ़हद हुसैन साहब, हम एक और डिस्कशन में भी कहीं थे कुछ हम आपस में मीडिया के लोग, और उस वक्त भी मेरा ख्याल है मेरा और आपका यही एनालिसिस था कि नवाज शरीफ साहब को इसको बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं करेंगे। कुछ और लोगों का ख्याल था कि शायद वो इसको वेलकम करें, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने तो हिसाब बराबर कर दिया इसका, उन्होंने बिल्कुल वेलकम नहीं किया इसको। देखिए, ये मेरा ख्याल एक्सपेक्टेड था। अगर ये कोई सोच रहा था कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद और उसमें जहाँ तक ये कम से कम एक्नॉलेज किया है कि जी गलती हुई है, अब वो गलती छोटों से हुई है बड़ों से हुई है, बहरहाल एक एक्नॉलेजमेंट थी, लेकिन उस एक एक्नॉलेजमेंट की बुनियाद पे ये समझना कि पूरी की पूरी जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है वो अब को रुख तब्दील कर लेगा, मेरा ख्याल है वो शायद इस तरह की मामला जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं होते। तो अब ट्वीट आ गई है तो वो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। मेरा ख्याल है वो बयानिया जो है वो उसी तरह खड़ा हुआ है। अब पूरा नून का भी यही बयानिया होगा अब जो नवाज शरीफ का है वो नून का है। नून के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इससे अग्री ना करते हों, वो शायद ये कहते हों कि ये एक अच्छा मौका है, अगर एक वहां से एक इंडिकेशन आई है सॉफ्टनेस की तो हम भी को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। लेकिन अब इस ट्वीट के बाद तो ये पॉलिसी सेट हो गई है, ये पॉलिसी जो है वो सेट हो गई है। जनरल साहब, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ हैं। जनरल साहब, मैं आपके साथ एक टेलीविजन डिस्कशन में भी था आपसे चंद घंटे पहले, जहां आपका ये ख्याल था कि जाहिर है कि इदारा है, कौमी इदारा है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, और वो हर चीज़ को एक सोच समझ के किया जाता है। लेकिन जाहिर है कंसिडरेशन तो ये भी थी कि आप एक अपनी लार्ज हार्टेडनेस का, जेनरोसिटी का भी मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब का रद्द अमल आया है उसके बाद तो बात वाज़ेह हो गई है कि एक तरह से नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि कमजोरी का मुजाहरा किया गया, वो इस पर बिल्ड अपॉन करेंगे पॉलिटिकली अपने पेशावर के जलसे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चीज ये है कि असल जो किस्सा है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। ये जो इंक्वायरी हुई इसमें ये कहीं चीज साबित नहीं हुई कि किसी को अबडक्ट किया गया। अबडक्शन का लफ्ज सिर्फ इस्तेमाल किया है PMLN ने या नवाज शरीफ ने या उनके दो जुबैर वगैरह ने, और किसी ने ये नहीं किया, और वहां पे कोई ऐसी चीज साबित भी नहीं हुई। अबडक्शन वगैरह तो नहीं हुई, मैं मानता हूं कोई अबडक्शन नहीं हुई, ठीक। सिर्फ उसमें हुआ ये है
कि ऑफिसर जो गए उनको बुलाने के लिए, क्योंकि टेलीफोन पे जवाब नहीं आ रहा था, तो जो बुलाने गए वो गालिबन जूनियर रैंक के लोग थे। तो ख्याल ये था कि कोई जरा सीनियर लोग चले जाते, वो बात कर लेते, वरना तो एक नॉर्मल मीटिंग हुई, वो आए, अपने उनके गार्ड सिक्योरिटी वगैरह सारी उनके साथ थी और जाके उन्होंने मीटिंग अटेंड की आईजी ने। तो कहीं ये प्रोटोकॉल वगैरह की वायलेशन वगैरह ये है। दूसरा ये है कि ये इंक्वायरी जो है ये आईजी साहब ने खुद एंडोर्स किया। ये तो है ना कि आईजीपी तो, लेकिन वो ये है ना सर कि वो ये तो है ना कि सुबह के 5 बजे जब उनको बुलाया तो कोई 5 बजे बुलाने की क्या जरूरत थी, और या 7 बजे गिरफ्तारी करवाने की क्या जरूरत थी? ये चीज तो 10 बजे भी हो सकती थी दिन को। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये एक गैर मुनासिब सा कदम हुआ, उठाया गया। लेकिन ये भी आप ध्यान में रखिए कि इसकी फाइंडिंग्स और इसके सारे एक्शन जो है इस पे आईजी पुलिस ऑन बोर्ड है। ये उनको दिखा के ये सारा कुछ उनसे एंडोर्समेंट लेके तो ये इशू की गई है। लिहाजा ये समझ लें कि जो एक्चुअल स्टेक होल्डर हैं वो इसको अप्रूव करते हैं कि जो इसमें फाइंडिंग्स हैं या जो रिकॉर्ड किए गए हालात और जो कुछ भी, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं की गई कि उसमें कमी बेशी नजर आए। अब ये तो GH2 में जब ये लोग चले गए, यहां से फारिग हो गए, उनको अभी कोई उनके पास ओहदा नहीं है, सो नेचुरली GH2 में उनका एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड किया जाएगा और उसकी बुनियाद पे जज और एडवोकेट जनरल ब्रांच हमें मशवरा देगी कि इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। सो वो प्रोसेस अब GH2 में होगा। रही बात ये कि ये जो सारा कुछ हुआ है ये तो उसका एक पोर्शन था, एक हिस्सा था। जलसा देखिए, नवाज शरीफ ने भी यही इल्जाम लगाया है, जल साहब नवाज शरीफ ने भी यही इल्जाम लगाया है कि जूनियर्स के ऊपर ये चीज़ फेंकी जा रही है। पहले भी यही था कि ज़ाहिर है जूनियर ऑफिसरान तो कराची में बैठ के इस तरह के फैसले नहीं कर सकते थे, उनको तो कहीं से कहा गया होगा ऊपर से कि आपके मतलब जाके ये उनको बुलाएं आईजीपी साहब को, वरना वो क्यों जाके सुबह के 4:30-5 बजे आईजीपी साहब को बुलाते? देखिए, ये गालिबन सेक्टर कमांडर लेवल पे हुआ, सेक्टर कमांडर के खिलाफ एक्शन कर दिया गया है। सेक्टर कमांडर ने हो सकता है ये फैसला किया हो, तो इंक्वायरी में ये चीजें तफसीलन दी होंगी। बासूरत अगर उसमें कल को कोई पहलू निकल आता है ऐसा और एविडेंस निकले कि जी बड़ी सीनियर लेवल पे कोई हुआ, तो GH2 इसमें कभी भी मेरा निकाल के तामल करे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रेंथ, उसका डिसिप्लिन है और इस पे कॉम्प्रोमाइजेस है नहीं। ये कोई किसी के साथ फेवर नहीं थी, इसको पोलिटिसाइज किया गया, शोर बड़ा मचाया गया, तो आज ये पब्लिक में चीज आई, वरना तो ये एक्शन होते रहते हैं। देखिए, पुलिस के साथ ये पहला वाकया नहीं था, पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई है लोगों की, मोटरवे पे झगड़े हुए हैं। इसका हमेशा तरीकाकार यही रहा है कि ये खामोश दोनों डिपार्टमेंट मिलकर एक इंक्वायरी करते हैं और लोगों को सजा हो जाती है। ये पहला मौका था कि एक इस तरह की फ्रिक्शन निकली और उसको एक पॉलिटिकल रंग दिया गया, जहां बिलावल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा जी कि मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। वे मुंह दिखाने के काबिल तो आप उस वक्त नहीं रहे थे जब जाके आपके मेहमान ने वहां पे हुल्लड़बाजी कर दी थी, तो आपने कौन से माफी मांग ली होती, नहीं मांगी तो उस वक्त। तो बात ये है कि ये होना ये चाहिए था कि अगर आईजी साहब एक चिट्ठी लिख देते चीफ मिनिस्टर को और वो रिक्वेस्ट कर देते GH2 को कि जी इस पे इंक्वायरी कर लें, तो ये मामला वही हो जाता, ये दब जाता या इसका कोई फैसला GH2 कर देता। अब ये हो गया है, अब जिम्मेदारी है पॉलिटिकल। सही काजी साहब, जरा सही काजी साहब को आने दीजिए इसमें। सही, ठीक ठीक, सही काजी साहब, ये कंसेशन जो दी गई है, पॉलिटिकल कंसेशन जो मुझे समझ आता है, इसमें जो स्टेक होल्डर है वो तो सिंध पुलिस है, IGP सिंध है या बिलावल भुट्टो को ये कंसेशन दी गई है पॉलिटिकल, लेकिन इसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसको बिल्ड अपॉन करते नजर आते हैं। आपको क्या लगता है इसमें नवाज शरीफ साहब को कितना फायदा होगा इस पूरी चीज से? देखिए, ये जो ऑन गोइंग एक टसल हम देख रहे हैं, अगर इसे हम टसल कह सकते हैं, तो उसमें ये जो वाकयात हैं ये इन इट सेल्फ कोई अहम नहीं है। असल लड़ाई और कहानी तो कोई और है। वो ये है कि हमारा राइट टू रूल इनएलियनेबल है, ठीक है, और वो जो उनकी कहानी है, देखें ना, आप जो मर्जी कर लें, सजाएं दे लें, इंसाफ का बोलबाला कर दें, यहां पे अगर आपसे होता है तो आप तमाम रियासत के इदारों को बिल्कुल सीधा करके रख दें, लेकिन अगर आप उनको अंदर नहीं आने देते, जिस तरीके से आप उन्हें आने देते रहे हैं, जिस तरीके से रियासत जो है उन्होंने हर तरह के कवानीन को ऊपर नीचे करके एक फैसिलिटेशन का सिलसिला अर्ली 80 से जारी है, तो उनको मसला ये है, देखें क्या इन्हें इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए होता तो फिर यार हमें इधर मॉडल टाउन में इंसाफ दे देते आप। इससे पहले हजारों चीजें हैं, मैं किस किस का जिक्र करूं। तो ये लड़ाई नहीं है कि आज 1-2 इदारे लड़ गए और आईजी साहब जो हैं, जब मलीर सारे का सारा कब्जा ग्रुपों के हवाले हो रहा था फिर तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो असल कहानी क्या है? एक कहानी वो है, एक नैरेटिव है
जो हम बयान कर रहे हैं, और असल कहानी क्या है कि यार हमें छोड़ो या हमें केसेस खत्म करो। ये कहानी है। जब तक वो खत्म नहीं होते कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि असल लड़ाई उधर है, इधर नहीं है। ना गुड गवर्नेंस की लड़ाई है। आप मुझे बताएं, यहां पे गंदा पानी पीते हैं हम, यहां पे इतने इश्यूज हैं वो जो हमारे इश्यूज हैं। तो ये लड़के अपना राइट ले लें, हम क्रिकेट मैच देखते रहेंगे, पहले भी देखते रहे हैं। तो ये इशू है। इसलिए आई थिंक हमें जो असल लड़ाई है, जो असल कहानी है, उससे वो एक, अब जाहिर है उनको एक डायनेस्टी बनी, बेशुमार दौलत है, क्लाउट है, उनके बाद जानने वाले भी बहुत हैं, और वो ये कहते हैं कि जनाब हमें असल में ये इशू है, लिहाजा आप कुछ भी कर लें हम राजी नहीं होंगे। अच्छा, अनटिल अनलेस आप हमने जो मुतालबात मैं खत्म कर रहा हूं बात, जो मुतालबात लेके गए थे कि बोला क्या नाम है मोहम्मद जुबैर साहब, वो है असल कहानी। ये कहानी असल नहीं है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान साहब, आप एक एकेडमिक हैं और आपका कल का जो पीस है एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, टू माइंडेड एंड टू हार्टेड डेमोक्रेट्स, वो मेरे हाथ में है। ब्रिलियंट पीस आपने एनालिसिस किया, हम तो उसी हवाले से बात भी करना चाह रहे थे। लेकिन अब जो ये सिचुएशन है जिसमें ऐसा लगता है कि एक लचक का मुजाहरा किया गया है, लेकिन क्या ये इसको पीडीएम या ऑपोजिशन जीएचक्यू और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से महज लचक या फ्लेक्सिबिलिटी या एक करेक्टिव एक्शन के तौर पे देखेगी, या दूसरी साइड पे ये महसूस किया जाएगा कि भाई अगर आप एजिटेट करें किसी चीज़ को स्ट्रांगली और आप इसे कहते हैं स्टैंड ले लें या एक रिएक्शन डेवलप कर लें, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिफेंसिव पे चली जाती है। यहाँ पे क्या इसका मैसेज क्या है? वो कंक्लूजन पे पहुंचने का मतलब ये है कि एक्शन होगा और ऑफिस के खिलाफ होना चाहिए। मैं दो चीजों को देखता हूँ। एक टेक्निकल है जो कि फौरन लोग काम करते हैं उस एरिया में जिसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसमें अगर ये दो हमारे इदारों के उन्होंने जैसे एक्ट किया, अपने तौर पर एक्ट किया, वो उसमें बहुत ज्यादा लिबर्टी ऑफ एक्शन होता है और आपको दिया जाता है। और ये लिबर्टी ऑफ एक्शन अगर उसमें मौजूद था और उसको उन्होंने एक्सरसाइज किया है और गलत तरीके से एक्सरसाइज किया, वेदर इट वाज फॉर द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, बिकॉज देखिए बुनियादी चीज तो यही है कि वहां पे एक जो कायद-ए-आज़म का मकबरा है उसका एक एहतराम है, वो एहतराम को मजरूह किया गया और उसके अगेंस्ट अगर हो सकता है कि ऑफिस में पर किया हो, और अगर उन्होंने ऐसा देख के उसको इंक्वायरी और उस कंक्लूजन के बाद वो चीज करिए, इसको वो मीडिया कैनॉट यूज इट समथिंग एज अ लीडर। इसलिए कि आई थिंक आर्मी हैज डन इट सही किया जो किया और बहुत टाइम से किया और ठीक किया। बट द ओनस इज नाउ ऑन आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो भी देखें कि हम लोगों ने बिजनेस तौर पर चलाना है, इसको आगे लेके और इदारे ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक आपका सिक्योरिटी का एक की ओनरशिप लेता है इदारा, वो आपको आगे लेके चलना चाह रहा है और उसके साथ आप दूसरा आपका इदारा है जो कि मिलकर उसके साथ वॉर ऑन टेरर में लड़ता है। लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे मिलिट्री जिसको एक बयानिए के तौर पे लेट डाउन किया जा रहा है, उसमें यू कैनॉट अफोर्ड के लोग छुट्टियों पे चले जाएं, ऐसा कर दें और एक पैटर्नेज के नीचे आके पॉलिटिकल पैटर्नेज डेफिनेटली है इसमें। वही चीज ज्यादा था पॉलिटिकल पैटर्नेज के अलावा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोग यूं छुट्टी अप्लाई कर दें और यूं चले जाएं और कुछ भी कर लें। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यूं FIR रजिस्टर नहीं हो। कभी यूं नहीं हो सकता कि एक हमारे कौम के जो लीडर हैं जिनके लिए हम सब कुछ सोचते हैं और समझते हैं और उनके ऊपर देखते हैं, इंक्लूडिंग मी एंड माई स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी इन द यूनिवर्सिटी, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब उनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वहां पे इतना एक वावेला मचाया जाए और उसके बाद उल्टी चीज पड़ जाए कि हमारे ऊपर आ जाए? आई डोंट थिंक सो। मेरा सवाल तो ये है कि अब जबकि एक लचक का मुजाहरा किया गया है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है, इस फ्लेक्सिबिलिटी से पीडीएम ज्यादा फायदा उठाएगी या ये बात अब यहीं खत्म हो जाएगी? मेरे ख्याल में वही साहब असल जो चीज है ना, दिस कंट्री नीड हीलिंग। इसको जो है ना बड़ी जो बाइडन ने आके बात की थी, हमें भी बड़ी ज्यादा मरहम की जरूरत है सबको, और इस सिविलियन गवर्नमेंट को और इस सिविलियन अदारों को, इन पॉलिटिकल लीडरशिप को ये समझने की जरूरत है कि ये मिलिट्री इस मुल्क की एक नीड है। ये अगर मैं आई एम सॉरी लेकिन मैंने बड़ा फॉलो किया ये, क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे अमेरिका के, तो मैंने उनके सारे प्रेसिडेंट को पढ़ा और उनको समझने की कोशिश की। रोजवेल्ट से लेके, आइजनहावर से लेके, कैनेडी से लेके, जॉनसन से लेके, किसी ने सिल्वर स्टार जीता हुआ है, किसी ने पर्पल हार्ट जीता हुआ है।
सब लोगों ने किसी ना किसी तरीके से मिलिट्री में सर्विस की हुई है, अपनी कौम की खिदमत की हुई है, जाने दी हुई है, दे पुट देयर लाइफ एट स्टेक टू सर्व देयर कंट्री एंड दैट इज हाउ दे बिकेम लीडर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अमेरिका में कौन से प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट है। व्हाट इज इट टेक टू बिकम अ लीडर? लीडर बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? आप हिस्ट्री उठा लें, रोजवेल्ट से लेके नीचे आज तक आपको 2-3 प्रेसिडेंट्स के अलावा सब मिलेंगे जिन्होंने अपनी एक्टिव सर्विस की है। और जाके मेरे साथ डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिए, मैं डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिए, डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान मेरे साथ रहिए। एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से पहले मैं एक दिलचस्प चीज़ आपको नाज़रीन बता दूं, क्योंकि और तो कहीं आपको सुनने में मिलेगी नहीं, शायद पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल में, कि इस वक्त अमेरिका की जो सियासत है गुज़िश्ता 48 घंटे में, उसमें बहुत सी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, जिससे वहाँ पर एक शदीद कयास का सी आलम है। ना सिर्फ इसके कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंसेशन करने से, कंसीड करने से, इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि उनके अटॉर्नी जनरल ने एक इंक्वायरी जो है इलेक्शन रिगिंग के हवाले से, उसको भी ऑर्डर कर दिया है। और जो ट्रांजिशन टीम होती है ऑफिशियल टास्क फोर्स, उसको जो कमेटी की जो हेड हैं, उन्होंने बाइडेन टीम के लिए फंड रिलीज करने से इनकार कर दिया है। मिच मैकॉनल जो रिपब्लिकन मेजॉरिटी लीडर हैं सेनेट में, उन्होंने भी बाइडेन की फतह को मानने से इनकार कर दिया। पिछले 48 घंटे में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी डिफेंस मार्क एस्पर जो हैं, उनको भी उन्होंने सैक कर दिया है, और एक नए वो पेंटागन के चीफ जो हैं वो ले आए हैं। और ये सूरत हाल में भी सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप महज एक रिएक्शन और गुस्से का मुजाहरा कर रहे हैं, या इसे कहते हैं कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें वो बाइडेन विक्ट्री को फ्रस्ट्रेट करना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि जो दोनों बड़ी ग्लोबल पावर्स हैं, चीन और रूस, वो एहतियात से इसको देख रहे हैं। अभी तक उन्होंने बाइडेन को एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कंग्रेचुलेट भी नहीं किया। मैंने कहा ऑफ द कफ आपको ये थोड़ा सा बता दूं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मजीद वापस पाकिस्तान की दाखिली सियासत पे आते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। पाकिस्तान की दाखिली सियासत की तरफ वापस आते हैं। अमेरिका का मंजरनामा तो कुछ मैंने ब्रेक से पहले आपके सामने पेश किया। फहद हुसैन साहब, जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं आज की इस इंक्वायरी की, जिसे नवाज शरीफ साहब ने रिजेक्ट कर दी, रिजेक्टेड उन्होंने किया है, इसके बाद पेशावर के जलसे में जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर होगी, उसका क्या टोन एंड टेनर होगा, और क्या बिलावल भुट्टो ने जो एक डिस्टेंस किया है अपने आप को नवाज शरीफ साहब के साथ गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन पहले, वो रविश अब उनकी पक्की हो गई है, कंटिन्यू करेगी, क्या होगा इन दोनों जमातों में? देखिए, ये डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल जो इस टाइम जिसे कहते हैं ना, जो इस वक्त जो सियासी मुअम्मा है उसकी नब्ज पे आपने हाथ रख दिया। इशू एक्चुअली यही है कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ ने अपना बयानिए में एक लाइन खींच दी है। अच्छा, अब उस लाइन पे पीडीएम को फॉलो करना है। पीडीएम फॉलो करे कि मसला ये है कि पीडीएम उसको लाइन को अभी तक तो वो फॉलो कर रहे हैं। वो किसी ने ये नहीं कहा, बिलावल साहब ने कहा, लेकिन उसके बाद उसे क्वालिफायर्स आ गए। क्वालिफायर्स क्या है मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि हाँ जी देखिए, मियां साहब को तो पता ही होगा, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, सबूत होगा, ये उन्होंने कह के, लेकिन उसको फिर सॉफन कर दिया। इशू ये है कि देखिए, बड़ा सवाल ये कि क्या मियां साहब का बयानिया और पीडीएम एक लेवल पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। अब इसमें देखिए कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, इस पे पीएमएलएन का तो रिएक्शन आ गया, पीडीएम का मजमूई तौर पर कोई उस प्लेटफॉर्म से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। तो एक तो मेरे ख्याल है वो देखना पड़ेगा कि क्या वहां से आता है, और अगर आता है तो क्या आता है। अभी तक बिलावल भुट्टो का कोई रद्द अमल हमारे सामने देखा नहीं अभी तक, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा। देखिए, मियां साहब ने सारों को प्रीएम्प्ट कर दिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि भाई उनके इत्तेहादी जो हैं वो इस पे क्या बात करेंगे। अगर खामोश रहते हैं तो वो भी एक, देखिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बिलावल भुट्टो इस तरह की पोजीशन लेंगे। देखिए अभी तक तो नहीं ली ना, बेसिकली कंसेशन तो बिलावल भुट्टो को दी गई है ना। बिल्कुल दी गई है, और इससे देखिए हम पहले भी जो बात कर रहे थे कि इससे बिलावल भुट्टो की पोजीशन स्ट्रांग हुई है उस हवाले से, इस निजाम के अंदर, इस सेटअप के अंदर वो विंडिकेट हुए। तो अब जब उस इंक्वायरी जिससे वो विंडिकेट हो रहे हैं उसको अगर मियां साहब रिजेक्ट कर रहे हैं, अब ये ट्रिकी मामला हो गया। ये कहां जाता है मेरा ख्याल है ये हमें कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा जब को रिएक्शन आएगा। लेकिन दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इससे जो अगला जलसा आ रहा है पिशावर का उस पे टेम्पो मजीद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब वो जलसा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद आ रहा है। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उस इलेक्शन में क्या होता है। अगर पीटीआई इलेक्शन में मुझे तो लगता है कि पीपीपी जो है विल बी द विनर। देखिए अगर पीपल्स पार्टी जीत गई तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे पूरा का पूरा जो इस टाइम एक सियासी सेटअप है जो चल रहा है, एक बयानिया, एक वो थोड़ा सा हिलेगा। अब पीपल्स पार्टी जीत रही है तो क्या वो सिस्टम में वापस आ रही है, और अगर वो जीतने के बाद एक हफ्ते बाद पेशावर के जलसे में जा रही है, ठीक है, तो उसकी टोन क्या हो? सईद काजी साहब, ये जो कंसेशन है, अगर ये कंसेशन है, ये एक पॉलिटिकल डील है, ये कंसेशन है, तो ये तो बिलावल भुट्टो को और पीपल्स पार्टी को दी गई है। क्या इस आज की लचक और फ्लेक्सिबिलिटी के नतीजे में
पीडीएम के अंदर जो दो धड़े हैं, एक तरफ पीपीपी और एक तरफ पीएमएलएन, उन दोनों में फासले बढ़ते आप देखते हैं, या पीपीपी फिर भी आप जो ट्वीट किया है नवाज शरीफ साहब ने, इसके बाद दोबारा लाइन हाजिर हो जाएंगे बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के पीछे? मेरा नहीं ख्याल। तारीख देखें, इनकी तारीख आपस में म्यूचुअल बिट्रेयल और मिसट्रस्ट की तारीख है, और मेरा नहीं ख्याल कि हम पढ़ नहीं सकते जो इंटरव्यू बीबीसी को दिया है। इट्स वेरी क्लियर उन्होंने। और इससे पहले आप जानते हैं राना मकबूल साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ क्या किया था, और मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। और दूसरी भी एक और भी बात बताऊं, इनके जन्म के पीपल्स पार्टी की बिट्रेयल भी है अपनी आवाम से, मगर इनकी जन्म की कुछ लड़ाइयां भी हैं, वो भी मौजूद हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता। और दूसरी बात यह कि आपकी JUIF में कौन सी आवाजें उठ रही हैं, और फिर ये जो मीटिंग लाहौर में हुई है, इसकी जो अंदरूनी कहानी आई है, इसमें तो ये एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल। लेकिन मैं एक और बहुत बात बताऊं, आपने बड़ा खूबसूरत तजिया किया अमेरिका का। अमेरिका की कहानी हमसे मिलती भी है और हमसे नहीं मिलती भी। और मिलती कैसे नहीं है? वहां पे 7 करोड़ वोट लिए हैं उसने, और वहां पे खौफनाक माशी घुटन है, लिबरल डेमोक्रेसी का क्राइसिस है। आपका मौजूद ये नहीं है, मैं इस पे नहीं आता। मगर यहां क्या प्रॉब्लम है? यहां सोशल बेस कोई नहीं है। 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ वोट लेके हम मैनेज कर लेते हैं 2/3 मेजोरिटी, और हमें जलसे के लिए मौलाना के बच्चों को कहना पड़ता है कि जनाब की हाजिरी आज जलसागाह में लगेगी। मतलब यह है कि दो बड़ी पार्टियों का, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, इन्हदाम हुआ है ये सोशल उसकी बेस के हवाले से, कि उन्हें मौलाना के पीछे आके खड़ा होना पड़ा, जिनकी अपनी कोई सीटें नहीं है, क्योंकि वो बंदे मोबिलाइज नहीं कर सकते। इन तीन अदवार में अवाम से ये रिश्ते कायम करने। अच्छा, दूसरा मैं एक और बात बताऊं, ये जो आपका न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स थी, आज लड़ाई क्या है कि आपने आंख बंद रखी, और ये जो लोग सियासी इक़्तिदार पे थे, जो ज़राए पैदावार आपने इनके कब्जे में दे दिए, ऑफलोड कर दिया। 20% मैशत आपकी रियासत के पास नहीं है, वो इनके पास है, ये इनको बैटरी नहीं देती। अब इनके पास इतना माल है कि ये समझते हैं कि ना ये हुआ है। और वहां भी क्या है, अमेरिका में भी क्या है, अमेरिका में जो बहसें हो रही हैं, इस पर कभी आप प्रोग्राम रखिएगा। वो अगर ये इसमें से निकल भी जाते हैं तो ये क्राइसिस कंटिन्यू करेगा। जो गोरा है वहां पे वो बड़ा तंग है, वो कहता है कि ये तो 78 साल इनकी उम्र है, इनके हेल्थ भी इश्यूज है, और वो जो वाइस प्रेसिडेंट वो आगे तो क्या हो, ये बातें फिर। मगर यहां की मैं बात करूं आपको, ये सस्टेनेबल है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो टॉप के लीडर्स हैं, वो अपनी रिजर्वेशन बयान कर रहे हैं कि हजूर हमने यहीं रहना है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे बताएं, जो साइकिल पे आया था उसकी हाउसिंग सोसाइटी है, वो सीधे तो वो ये तो चार मुकदमों की मार है। अगर आज ये क्लीन होते, इन्होंने आवाम में रिश्ते बनाए होते। अच्छा, जल साहब की तरफ आने दीजिए, जल साहब की तरफ आने दीजिए। जल साहब जी, जल साहब, गुज़िश्ता 2 माह में जो पाकिस्तानी सियासत की मूवमेंट हुई है, नवाज शरीफ साहब ने जब से अपने आप को असर्ट करना शुरू किया है, पहले वो उनका नवंबर में बाहर चले जाना, फिर खामोश रहना, और फिर उनकी जो रीसर्टेंस है ज़ुबैर साहब की नाकाम मीटिंग्स के बाद से, उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसा इंप्रेशन तो क्रिएट कर ही दिया है कि वो किसी अदालत से धोड़े हुए एब्सकॉन्डर या कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं है, सजा याफ्ता शख्स नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। वो जलसों से खिताब कर रहे हैं, उनके जलसे जो हैं वो इम्पैक्ट पैदा कर रहे हैं, उनके ट्वीट्स जो हैं वो हज़ारों दफ़ा रीट्वीट हो रहे हैं। तो जो भी मूव हो रही है उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब तो पवित्र होकर वापस पाकिस्तानी सियासत में आ रहे हैं। जल साहब देखिए, अगर पीडीएम ने पीएमएलएन के साथ अपना इत्तेहाद रखना है, एक बड़ी पार्टी उसको शामिल रखना है उसमें, तो पीडीएम में पीएमएलएन में जो गुलामान इकट्ठे हैं, गुलाम मियां साहब के, वो मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है, और उनको भी पता है कि एक हैसियत उनके साथ मियां साहब के नाम के साथ उन्होंने बना के रखी हुई है। वरना इखलाकी ग्राउंड ना मियां साहब के पास है ना इनके पास है। मियां साहब का बयानिया आया उस वक्त है जब वो बाजवा साहब को एक वोट दे के वहां पे एक्सटेंशन दिलवा चुके थे। अगर इतने बुरे थे बाजवा साहब तो उनका तो कैरियर खत्म हो रहा था, वोट ही ना देने देते। सो आप इखलाकी जवाज तो वहीं खो गए जहां आपने जुबैर को भेजा और नाकामी हुई, और उसके बाद आप फट पड़े। तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है, और उनके लोगों को भी नजर आती है, हमें भी नजर आती है, सबको नजर आता है कि बयानिया नहीं है, ये एक आपका अंदर का गुस्सा है, गम गुस्सा है, आपके अंदर छुपा हुआ वो नाराजगी है कि जनाब क्यों नहीं लेके दिया हमें एनआरओ, क्यों नहीं करवा के दिया। एक चीफ है वो जो बड़ी हेल्प कर रहा है इमरान खान की, इमरान खान को राजी कर सकता था इस बात पे, क्यों नहीं किया उसने। तो ये तो दुख है वो। अब मजबूरी पीडीएम की ये है कि उन्होंने पार्टी को साथ रखना, और पार्टी के जो हजरात हैं वो इस चीज पे मियां साहब को वो बता नहीं रहे, वरना मियां साहब की अपनी हैसियत क्या रह गई
जब एक वजीर आजम जाली कागजात पेश करता है सुप्रीम कोर्ट के सामने और मैं पेश करूं तो मुझे आप कहेंगे जालसाज है, आप उनको वो पार्टी फिर भी उनके सलाम वो उनके पीछे यूं इमामत उनकी कबूल करके खड़ी है। तो बात यह ना कि कहीं कहीं जमीर बिके हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मियां साहब के सामने हैं, उनको नजर भी आता है, सजा याफ्ता है, भागे हुए हैं, खाना काबा में बैठ के भी झूठ बोलते रहे कि जी मैंने मुशर्रफ से कोई नहीं किया हुआ, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये सियासत है गंदी गलीज, यहाँ जमीर का किस्सा तो है ही कोई नहीं। हम ये तो सुनते हैं ना रोज कि जनाब सियासत के सीने में दिल नहीं होता, नहीं दिल नहीं, सियासत के ज़हन में दिल में जमीर नहीं होता, जिसकी वजह से ये कायम है भरम। वरना तो मियां साहब को अभी तक छुट्टी करा दी होती लोगों ने अगर कहीं तो हर जगह सियासत है ही ऐसी हमारी। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान, ये जो पीडीएम के अंदर 2 धड़े हैं, बल्कि 3 धड़े पीडीएम में, एक पीपीपी का धड़ा, एक पीएमएलएन का धड़ा और फिर एक मौलाना का धड़ा और छोटे मोटे धड़े महमूद अचकज़ई वगैरह। अब ये पेशावर की रैली तक और ये जीबी इलेक्शन में ये कौन सा धड़ा जो है इस पे कैपिटलाइज कर पाएगा? बिलावल का धड़ा कैपिटलाइज होकर लीड करेगा पीडीएम को, या नवाज शरीफ साहब अपने मजीद सख्त से सख्त जो रेटरिक है उससे पीडीएम को कंट्रोल कर लेंगे? भाई साहब मेरे ख्याल में ये सारे धड़े जो है दे आर इन कॉन्ट्रडिक्शन विद ईच अदर। इनका कोई आपस में एक अलायंस जो है ना दैट्स नॉट बेस्ड, कोई ऐसी चीज पे बेस्ड भी नहीं है जो हमें आगे लेके चल सकता है। मैं आपके प्रोग्राम में आके मैं सियासी और किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अवाम की बात करना चाहता हूँ, लोगों की बात करना चाहता हूँ, और मैं इन धड़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। इन धड़ों ने हमें दिया क्या है अब तक? इफ दे आर नॉट, इन्होंने हमें अभी तक कुछ दिया नहीं है और हमें ये सड़कों पे बुलाना चाह रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं आप सड़कों पे आ जाओ। भैया आप हमें स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में क्यों नहीं लेके गए? अगर आप हमें वहां नहीं ले जा सके, हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं ला सके, हमें कोई हमारा कोई राइट नहीं है अपनी लाइफ के ऊपर, हम कमजोर से कमजोर तरीन हो गए लोगों के तौर। अगर ये सब सही है तो हमारे अवाम जो हैं वो इन पाइट पाइपर्स का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? ये जो हमारे अवाम पप्पीज की तरह पाइट पाइपर की कहानी की तरह अभी भी धड़ों के पीछे चल रहे हैं, उसकी फिर डॉक्टर साहब क्या वजह है? नहीं, मेरे पास इसके लिए आपके पास जवाब है, लेकिन वो जवाब जो है ना वो ये है कि इसका सोल्यूशन लॉन्ग टर्म है। मेरे अपने ये जाती राय है कि इस मुल्क के सारे मसलों का हल यूनिवर्सिटीज के अंदर है, कि जब हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एजुकेशन का वो लेवल हो जाएगा, जब हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हम ऐसा कुछ इख्तियार ले लेंगे कि हम वो बच्चे ग्रेजुएट करने लगेंगे जो डिग्री और कागज के पर्चे ले जाके बाहर नहीं दिखाते मुलाजमत लेने के लिए, लेकिन वो बच्चे निकलते हैं यूनिवर्सिटी से जो बाहर निकल के जिम्मेदार सिटीजन बनते हैं मुल्क के, और उनको वो प्रोफेसर पढ़ाते हैं और वो लोग समझाते हैं जो उनको बनाना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि खुददार कौम क्या होती है और बाहर निकल के अपने मुल्क को सर्व करना क्या होता है। आई थिंक दैट्स वेयर द सोल्यूशन लाइज, और वहां से काम ठीक होगा। ये कोई 10 दिन का, 10 महीने का या 10 साल का काम नहीं है, वही साहब इट विल टेक अ जनरेशन। बट अगर हम इस पे भी फोकस कर लें और अपने इस सईद काजी साहब वर्कआउट करना चाहिए। सईद काजी साहब, योर क्विक कमेंट बिफोर द ब्रेक। देखिए, मैं सिर्फ एक आपको खबर बताता हूं। यह खबर मैंने पढ़ी न्यूयॉर्क टाइम्स में। यह खबर थी इंडिया के बारे में, इनका जो बहुत बड़ा सूबा है जहां लेफ्ट की गवर्नमेंट रही, वहां पे लड़ाई ये हुई कि एक जराइम पेशा आदमी को उन्होंने टिकट दे दिया और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में लड़ाई होगी, लेफ्ट की पार्टी थी। तो बाद में बहुत जब बहस आगे चली तो पार्टी के लीडर कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है, यहां पे पॉलिटिक्स जो है वो प्रोफेसर कंट्रोल करते हैं। अरे भाई 8-10 करोड़ रुपया चाहिए, ब्लैक मनी चाहिए। अब पहले आपको ये 40 लाख पे, 30 लाख पे, बल्कि इसको भी खत्म करके लाएं। कोई यहां के 99.9% लोग सिर्फ वोट देने का हक रखते हैं, इलेक्शन लड़ने का हम नहीं, मैं आप नहीं सोच सकते। आप क्या, और इसका लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है अगर कोई इनकलाबी करना चाहता है तो। मतलब यहां पे देख $14 अरब का इलेक्शन होता है वहां पे, तो काम किसका होगा? 75% से ज्यादा पैसे वहां पे कारपोरेशन ने दिए अमेरिका में, रबर स्टैंप्स है उनके लिए ये असम्बलियां। हमारा भी यही हाल है। एक इट्स अ डिक्टेटरशिप ऑफ द बिग बिजनेस, वेदर इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान। इनके कार्टल्स हैं, ये पता चलता है। आईपीपी की रिपोर्ट आई है, अरे भाई इसको मत खोलना, आपकी यहां पे वो ग्रुप बन जाएगा, क्या कहते हैं, आपकी पार्टी के एमपीए टूट जाएंगे। हमने तो इनके इलेक्शन फंड किए हुए हैं। सर आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है अगर करना चाहें तो, मगर हम नहीं करना चाहते। इसको काले ब्रेक ले लीजिए, मुझे ब्रेक ले लीजिए, माफियोजी होगी। मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद आते हैं, फहद हुसैन साहब के साथ बात शुरू करते हैं और इस डिबेट को हम वाइंड अप करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक।
नाज़रीन, फ़हाद हुसैन साहब से बात का आगाज़ करता हूँ। फ़हाद साहब, सबके रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो कैप्टन सफदर का जो मज़ार कायद का वाक़या था उसके बाद एक टांग पे पूरी पार्टी खड़ी थी। सिंध की पार्टी भी, फेडरल गवर्नमेंट भी, सेनेटर्स भी और मिनिस्टर्स भी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी, उनकी एक पोजीशन थी। और उसके बाद ये है कि उसमें से कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा जो कार्रवाई हुई थी उस पर भी रिवर्सल हो गया। तो अब गवर्नमेंट की क्या पोजीशन होगी? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि गवर्नमेंट के लिए ये एक लेसन होना चाहिए। वो हर चीज़ पे उन्होंने अपनी एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन बनानी है, यानी कि कुछ भी हो उन्होंने कहना है देखिए जी ये तो हुआ ही नहीं, ये तो अपोजिशन ने किया। अब जब आप कंटेनर पे खड़े होते हैं तो तब आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी बातों में थोड़ा न्यूएंस रखने की जरूरत होती है। अब हो ये रहा है कि इससे वो अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि उस वो किस चीज को कर रहे थे कि आईजीपी को उन्होंने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ प्राइम मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि हाँ ये तो कॉमेडी है। भाई अगर कॉमेडी थी तो आज एक्शन हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं डॉक्टर साहब, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आपको पोजीशंस को सोच के समझ के उसके तमाम तौर फॉलोआउट्स को जहन में रख के और फिर बात करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट जो है ये बिल्कुल ऑपोजिशन कंटेनर मोड में चली गई है और उससे ये अपना नुकसान। तो इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने इमरान खान गवर्नमेंट को एम्बेरस किया। बिल्कुल किया। देखिए ना, उनकी पोजीशन कुछ और थी। उन्होंने कहा था जी ये तो है ही कुछ नहीं, मसला ही कोई नहीं है। और इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने ये एक्नॉलेज किया है कि कोई गलती हुई है, क्योंकि गलती हुई है तो सजा मिली है। तो पूरी पीटीआई गवर्नमेंट की जो पोजीशन थी इस इंक्वायरी ने उसकी नफी कर दी। जल साहब, पीटीआई गवर्नमेंट की मजबूरी यह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं। जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट से हट के लाइन लेते नहीं है, लेकिन अब इस केस में उन्होंने सपोर्ट किया सब चीज़ों को, और उसके बाद ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है इसके नतीजे में जो सिटिंग गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, फेडरल गवर्नमेंट है, वो एम्बेरस हो गई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एम्बेरस हुए। देखें, ये एक इंक्वायरी जिसमें अबडक्शन का किस्सा आया था वो साबित हुआ कि वो नहीं हुई, लेकिन गालिबन एक सीनियर ऑफिसर को जाके बात करनी चाहिए थी, किसी जूनियर ने जाके बात की जो शायद प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं थी। फिर सुबह के वक्त में जाके, इतने सुबह सवेरे जाके उनको वहां से निकाला गया जो कि डेफर हो। ये सारी चीजें आप रखें तो आप कह सकते हैं कि जी थोड़ा सा बेहतियाती की गई इस मामले में। लिहाजा ये तो वाकया जब रिकॉर्ड होने थे तो फिर ही चीज सामने आनी थी। तो इसमें पीटीआई की गवर्नमेंट ने तो कोई इंक्वायरी भी नहीं करवाई थी। असल किस्सा ये है कि ये तो एक चैप्टर था, ये तो वो आखिरी मामला था जो हुआ। इसमें दरमियान में जो कुछ हुआ उसकी बात कोई नहीं कर रहा। फहद भी मेरा ख्याल है उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। बड़ी सीधी सी बात है कि अब उसका ये तो हो गया, पुलिस ऑफिसर जिसने एफआईआर दर्ज नहीं की उसका क्या होगा? और फिर जो बागियाना रवैया इख्तियार किया, जिन्होंने रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी छुट्टियों की पुलिस ने तो बाद में एफआईआर दर्ज कर ली ना, वो तो फिर की ना उन्होंने दर्ज बाद में की ना, हुआ कुछ नहीं वैसे। बाद में की जब आईजी ने, देखें आईजी ने जब कहा, उस वक्त की जो बातचीत होती रही है वो नहीं करते रहे क्योंकि उनको पॉलिटिकल प्रेशर था, ऊपर से मना किया हुआ था। वो भी तो प्रेशर, उसका भी तो इंक्वायरी होनी है ना, कि एक लीगल काम होना था, उसके लिए पॉलिटिकल प्रेशर आया कि जी आपने ये नहीं करना। आप दूसरी तरफ एक प्रेशर आया कि नहीं आपने करना है। जिन्होंने प्रेशर किया करने के लिए उनको तो आपने सजा दे दी, और जिन्होंने लीगल काम से रोकने के लिए प्रेशराइज किया उसका क्या होगा? और फिर दूसरी तरफ ये है कि ये जो छुट्टी की अर्जियां जो फेंक रहे थे, ये सरकारी महकमे, ये हमारे जो सिक्योरिटी के महकमे वो ऐसे तो नहीं करते। अगर कल को किसी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर के साथ ज्यादती हो, सड़क पे कोई पुलिस वाला मारता है, मोटरवे पे कई दफा लड़ाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, तो फौज हड़ताल कर दे, फौज छुट्टी पे चली जाए। ये तो बगावत है रियासत के खिलाफ, आप रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये तो फेडरल गवर्नमेंट को उसका नोटिस लेना चाहिए। ये अगर फेडरल गवर्नमेंट के लोग थे तो इनको वापस बुलाएं, इनके खिलाफ एक्शन करें। और फिर सफदर जिसने ये सारा तमाशा खड़ा किया, उसके लिए क्या किया? लेकिन असल तो मियां साहब को उसका जिक्र करना चाहिए था। डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान साहब किसी और बात का जिक्र लेके बैठे हुए हैं। भाई आपने इतना बड़ा एक कारनामा कर दिया कि एक अपने बरखुदार से ये काम करवा दिया, पूरे पाकिस्तान को नाराज आपने किया। मियां साहब उसकी बातें नहीं कर रहे। यही तो म्यार है इन लोगों के, मुल्क के साथ वफादारी के और अपनी जात के साथ वफादारी के। जी, मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ, डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान, अब इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने रेंजर्स को और एजेंसी के अफसरान को तो उन्होंने सजा दे दी, उनको हटवा दिया, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी कर दी, लेकिन पुलिस से तो कोई करेक्टिव एक्शन नहीं किया। कि जाहिर है पुलिस का जो एसएचओ है उसका ये काम थोड़ा है कि आईजीपी का वेट करे कि एफआईआर कत्ल की दर्ज करनी है। जब भी कानून की खिलाफ वर्जी होगी, एसएचओ ने थाने का जो इंचार्ज है उसने एफआईआर दर्ज करनी है।
ये तो आप देखें FIR के लिए तो उसको पूछना नहीं है किसी DIG वगैरह को, लेकिन उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां तो कोई करेक्टिव एक्शन नहीं हुआ। वही साहब, ये मेरे ख्याल में बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। देयर इज अ कंटेस्टेशन, एक मुकाबला है एक पॉलिटिक्स का और मिलिट्री का। लेट्स नॉट डिनाई दैट। वो जो नैरेटिव भेजा हुआ है नवाज शरीफ ने, जो PDM को लेकर चल गया है और उसको ओवर पावर कर गया है, और आई डोंट नो, जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, बिलावल साहब आगे आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, बट दैट्स द बिगर पिक्चर दैट हमें देखने की जरूरत है। ये नीचे छोटे लेवल पे SHO ने FIR नहीं कराई, कैप्टन सफदर वाज नॉट गुड इनफ टू सर्व इन द आर्मी, और उनकी जो भी पोजीशन थी, मैं उस पर ध्यान नहीं देता, मुझे उसका इतना मसला नहीं है। और ये 2-4 दिन बाद, 6 दिन बाद ये डाई डाउन कर जाएगी सारी सिचुएशन जो आप बात कर रहे हैं। बिगर पिक्चर, लेट्स नॉट लूज साइट ऑफ दैट। बिगर पिक्चर नहीं, आप समझते हैं कि जो बिगर पिक्चर है पॉलिटिक्स की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा? जो बिगर पिक्चर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा पॉलिटिक्स की? नहीं, फर्क पड़ा। देखिए मोहित साहब, मेरे लिए पॉजिटिव फर्क पड़ा। मेरे लिए पॉजिटिव फर्क इस तरह पड़ा कि जो मिलिट्री ने वादा किया था, जो चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा था, वो कर दिखाया। अब इसमें अगर आप आगे जाकेंगे, इसका इन्फ्लुएंस कितना आता है, इसकी इम्प्लीकेशन कितनी आती है ऑन हाउ द नैरेटिव बिल्ड्स अप इवेंचुअली, और वो ये कहें कि जी देखें इदारों ने तो किया, बट मुझे इसमें बड़ी क्लैरिटी है। लेकिन डॉक्टर साहब, उसके नतीजे में अगर ऑपोजिशन और PDM मजबूत होती है, उसके नतीजे में अगर ऑपोजिशन को मजबूत होती है, उनको हंसने का या शोर मचाने का मौका मिलता है, उसके नतीजे में सिटिंग गवर्नमेंट जो मिज़ार कायद की बेहुरमती के साथ खड़ी थी वो एम्बेरस होती है, तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल सीन चेंज हो रहा है? अगर इसके नतीजे में PPP एक इलेक्शन जीत जाती है, इसके नतीजे में एक तो फर्क तो पड़ रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे। मोहित साहब, अगर इसके नतीजे में अगर अपोजिशन जो है, मेरे ख्याल में हम सबके लिए शर्म से मरने का मुकाम हो जाएगा कि अपोजिशन इससे अगर गेन करेगी कुछ, बिकॉज बुनियादी तौर पे दैट इज द म्यूजियम ऑफ कायदे आजम, दैट्स अ सीक्रेट प्लेस जहाँ पे एक बेहुरमती हुई और गलत काम हुआ है। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह हुआ है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, और अगर उसको हमने सब ठीक तरीके से देखा और समझा है, आई थिंक दैट इज वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग। दोज पीपल हैव गॉन रॉन्ग जो उसको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं FIR हुई, दर्ज हुई, नहीं हुई, PDM इसको आगे लेके कैसे चलती है या नहीं चलती। जो एक्चुअल एक्ट है, जो एक्चुअल वहां पे किया गया है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नॉट एडमिसिबल, और ठीक नहीं है। आई थिंक किसी को भी समझ नहीं आती कि वो सही तरीके से किया गया है, और ऐसा होना नहीं चाहिए, और आइंदा भी कभी नहीं होना चाहिए। आई थिंक। अच्छा सही, काजी साहब, लास्ट सच क्वेश्चन बहुत ही क्विकली। अब जो अगले जलसे हमारे होने हैं, पेशावर में हम देखेंगे PDM का जलसा है, मुल्तान में, लाहौर में, उसके टोन और टेनर और उसकी जो है उसके बारे में क्या प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं कि वहां पे क्या अब होने लगा है? देखिए, मियां साहब तो बिल्कुल उनका वाजे है, और वो हम जानते हैं उनकी शख्सियत को भी जानते हैं, मगर उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, ये बयानियां उसको तितर बितर कर देगा। मगर सवाल मैं सिर्फ एक फिक्रा ये कह दूं, जो हुआ कराची में बड़ा तकलीफ दे था, मगर सवाल ये है, इन पुलिस के इदारों में जराइम पेशा लोग कौन लेके आया? MNAs के कोटे कैसे बने? FIA, आपने इदारों का हशर क्या कर दिया? आज जब आप बैठ के रो रहे हैं तो अपने किए धरे पे रो है ना, यू आर रीपिंग व्हाट यू सोड। आप आते, एस्टैब्लिशमेंट का रोल तय करते, अवाम के अंदर रिश्ते बनाते, आपकी एक उंगली खड़ी होती 15 लाख बंदा बाहर आ जाता। मैं देखता फिर कौन गिला करता है, कौन आके आपके राइट्स को लेता है। आप उसी दस्तरखान पे बैठे थे, उस दस्तरखान से आपको उठाया गया, तो हमें सिविलियन राइट्स, ये बातें सारे ठीक कर रहे हैं, मियां साहब हर की बात ठीक कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, मगर सवाल ये है उनका रैकेट तो देखें, तो क्या वो हमारे लिए हम चाहते हैं ये सब कुछ हो, सारे राइट्स हमें मिलने चाहिए, मगर क्या हम उनके पीछे चल के ये राइट्स ले लेंगे? आई डाउट। अच्छा, वक्त मेरा खत्म हो गया सईद काजी साहब, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। सईद काजी साहब का, फहद हुसैन साहब का, डॉक्टर मोहम्मद अली एहसान साहब का, जनरल अमजद शुएब साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये डिस्कशन आपने देखी, इसके मुख्तलिफ पहलू और एंगल्स आपने सुने। फैसला यकीनी तौर पर हमेशा की तरह आपका है। फिर आपसे कल मुलाकात होती है। आज इतना ही।